हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, माय नेम इज शहनवाज अहमद और आज हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज में बेसिक एलिमेंट्री टर्बुलेंट फ्लो को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बेसिक एलिमेंट्री टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है डिफिनेशन कि लैमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो वहीं से चलते हैं। हम लोगों ने स्टडी कर रखा है कि अगर हम लोग लैमिनार फ्लो की बात करें तो जितने भी लेयर होते हैं वो सारे के सारे लेयर लैमिना के फॉर्म में एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, स्लाइड करते रहते हैं और इन सब के बीच में आपस में कोई भी बल्क मिक्सिंग नहीं होता है। सपोज दैट जैसे कि एक लेयर है, ये एक अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है और इन सब के बीच में देयर इज नो बल्क मिक्सिंग। ठीक है, इनके बीच में कोई भी बल्क मिक्सिंग नहीं है। इसीलिए देखिए सपोज दैट माना इसका u1 वेलोसिटी है, u2 है, u3 है, u4 है, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है। लेकिन जब हम लोग लैमिनार फ्लो को स्टडी करते थे तो हम लोग क्या करते थे, इन सब का हम लोग क्या लेते थे, एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम u बार या v लिख सकते थे और इसको लेकर के हम लोग स्टडी कर लेते थे और लैमिनार फ्लो मेरा स्टडी हो जाता था। दैट इज कि अगर हम लैमिनार फ्लो की बात करें तो लैमिनार फ्लो में अगर हम लोग ये कहें कि ये एक्सिस मेरा वेलोसिटी एक्सिस है और ये मेरा टाइम एक्सिस है, तो अगर एवरेज के कॉन्सेप्ट पे इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये मेरा एक एवरेज वेलोसिटी है इन द पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और हम लोग इससे स्टडी कर लेते थे। लेकिन अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो देखो फर्क होगा। टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, सपोज दैट ये एक लेयर है, ठीक है, ये एक दूसरा लेयर है, ये एक तीसरा लेयर है, इस तरीके से सो ऑन बहुत सारे फ्लूइड लेयर हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है, और अगर हम एक्स डायरेक्शन में दिखा रहे हैं तो मैंने ये कहा कि इसकी वेलोसिटी u1 जो है तो ये कितनी है, ये है सपोज दैट। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर सकते हैं, लैमिनार में कोई बल्क मिक्सिंग नहीं था, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में आपस में लेयर, एक लेयर से पार्टिकल आकर के दूसरे पर, दूसरे से पहले पर, इस तरीके से आपस में बल्क मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल होना शुरू करेगा क्योंकि ये टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, तो देखिए अगर ये टर्बुलेंट फ्लो है तो इस बार अगर इन सब का अपना अपना वेलोसिटी, सपोज दैट ऐसे कहते हैं हम u1, u2, u3, u4, ये वो वेलोसिटी होगी जिससे ये ब्लैक वाला लाइन दिखा रहे हैं। और ये जो बल्क मिक्सिंग हो रहा है यानी ये टर्बुलेंसी आ रही है, ये है फ्लक्चुएशन जो कि कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो इन सब का अगर एवरेज निकालें तो एक्स डायरेक्शन में हम कह सकते हैं कि u डैश है, लेकिन ये एवरेज बिल्कुल किसकी तरह है, ये है आपको लैमिनार की तरह u डैश। लेकिन अभी हमने देखो बल्क मिक्सिंग को कंसीडर नहीं किया है, तो अगर हम बल्क मिक्सिंग को कंसीडर करें तो इसको हम लिखेंगे u बराबर u एवरेज प्लस u डैश। ठीक है, दैट इज की लैमिनार फ्लो में हम लोग वेलोसिटी को सिंपली ऐसे लिख सकते थे क्योंकि इसमें कोई भी बल्क मिक्सिंग नहीं था और इसमें एवरेज वेलोसिटी जो होता था या जो वेलोसिटी था उसको एवरेज के फॉर्म में लिख सकते थे और वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होगा क्योंकि टाइम के साथ ही हमेशा कांस्टेंट दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग टर्बुलेंट फ्लो लेते हैं तो टर्बुलेंट फ्लो में अगर ये वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है, तो देखिए एवरेज तो अभी भी फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होगा, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन ये जो रेड कलर से जो फ्लक्चुएशन है ये क्या है, ये कभी किसी की स्पीड को बढ़ा देगा, घटा देगा, इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो एवरेज फ्लक्चुएशन है वो एवरेज फ्लक्चुएशन का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, वो कहलाता है u डैश। अगर हम x डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो u डैश। तो इसीलिए जब टर्बुलेंट फ्लो की वेलोसिटी की बात करेंगे तो u बराबर होगा u एवरेज प्लस फ्लक्चुएशन इन द x डायरेक्शन
v is equal to average velocity in y direction plus fluctuation in y direction, w is equal to average velocity in z direction plus fluctuation in z डायरेक्शन। तो इसीलिए जब भी आपसे कहा जाए टर्बुलेंट फ्लो में, तो देखो एवरेज जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन ये जो फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज की u डैश, v डैश एंड w डैश, दीज आर दी फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा फंक्शन ऑफ क्या होते हैं, टाइम होते हैं। यही रीजन है कि इन जनरल लैमिनार फ्लो जो होता है उसको हम लोग स्टेडी फ्लो कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन आपको यहीं से जान जाना है कि टर्बुलेंट फ्लो हमेशा अनस्टेडी फ्लो होगा, क्योंकि उसमें हमेशा फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट होगा, और ये फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट किसका फंक्शन होगा, तो टाइम का फंक्शन होगा। देखो एवरेज अगर इन सब का ले तो चलो ठीक है, ये तो टाइम के साथ नहीं होगा, लेकिन ये जो कंपोनेंट जो फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ये पार्टिकल उछल के उधर चल जाता है, ये यहां से यहां चला आता है, तो ये कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब कर रहा है किसको, इन u1 u2 u3 u4 को। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट है ये टाइम के साथ लगातार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसीलिए याद रखिएगा कि टर्बुलेंट फ्लो जो होता है इन जनरल कैसा फ्लो होता है, वो अनस्टेडी फ्लो होता है। ठीक है, तो आपको बेसिक बिहेवियर डिफरेंस बताने के लिए बस मैंने एक ग्राफिकली बताया। अब देखिए, अगर कभी कोई पूछे आपसे कि ठीक है लेवल ऑफ टर्बुलेंस बताइए, ठीक है, या फिर आप ये बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ टर्बुलेंस क्या है, या रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट कितना होगा, तो हमेशा याद रखिएगा लेवल ऑफ टर्बुलेंस और रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट अगर निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग फ्लक्चुएशन इन एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन और तीनों का स्क्वायर करेंगे बाई 3 एंड रूट अंडर डाल देंगे। अगर ये हम लोग निकालते हैं तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ टर्बुलेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। इसी को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ टर्बुलेंस या लेवल ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, तो आपको देखिए यहां से दो चीज पता चली। पहली चीज कि ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, और दूसरी चीज क्या पता चली कि टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो जनरली वो कैसा फ्लो होता है। तो टर्बुलेंट फ्लो जनरली हमेशा कैसा फ्लो होगा, वो होगा आपको अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, लेकिन हाँ आपको बता दें बहुत ही लॉन्ग पाइपलाइन है, तो उस केस में टर्बुलेंट फ्लो को स्टेडी फ्लो कंसीडर करके हम लोग सॉल्व करते हैं, वो माना जाता होता नहीं है स्टेडी फ्लो। ठीक है, देखिए तो अब सिंपल सी चीज है। तो अगर हम लोग लैमिनार में बात कर रहे थे तो लैमिनार में हमको समझ में आ रहा था कि मेरा जो शियर आ रहा था वो केवल और केवल किसके कारण आ रहा था, वो आ रहा था विस्कस शियर स्ट्रेस, यानी विस्कोसिटी के कारण शियर स्ट्रेस मिल रहा था। लेकिन अगर अब हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो में जो टोटल शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है, जो शियर स्ट्रेस आएगा वो एक तो विस्कोसिटी के कारण तो आएगा ही, साथ ही साथ किसके कारण आएगा, टर्बुलेंसी के कारण भी आएगा, यानी उनके फ्लक्चुएशन के कारण भी आएगा। तो बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है, आप ऐसे भी सोचिए। अगर हम लैमिनार फ्लो की बात करते हैं तो लैमिनार फ्लो में आपको टर्बुलेंसी जैसी चीज तो होगी नहीं, और बेसिक में पढ़ाया था एकदम स्टार्टिंग में कि बताइए कि विस्कोसिटी का मेन रीजन क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि देयर इज 2 रीजन ऑफ विस्कोसिटी, फर्स्ट वन इज कोहेसिव फोर्स एंड सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। अगर आप लैमिनार फ्लो कंसीडर कर रहे हैं तो देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन, दैट इज नो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। तो इसीलिए लैमिनार फ्लो में विस्कोसिटी केवल किसके जो विस्कोसिटी आया था वो सिर्फ किसके कारण आया था,
कोहेसिव फोर्स के कारण, और उसी के कारण रुकावट आई मूवमेंट में, और उसी के कारण आपको शियर स्ट्रेस आया। तो लैमिनार फ्लो में शियर स्ट्रेस केवल किसके बराबर हो जाता था? विस्कस शियर स्ट्रेस के बराबर। लेकिन अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहे हैं तो विस्कस शियर स्ट्रेस के कारण तो आएगा ही, और टर्बुलेंट फ्लो है तो आपस में क्या होगा? मॉलिक्यूलर कोलिजन होगा, रैंडमनेस होगा, दैट इज कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज भी आएगा, तो उसके कारण भी एक टर्बुलेंसी जनरेट करेगी। इसीलिए टोटल शियर स्ट्रेस अगर कोई पूछे कि टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, तो आप हमेशा बोलेंगे कि सर विस्कस शियर स्ट्रेस प्लस टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस के बराबर होता है। इससे क्या पता चला? बहुत सिंपल है, इससे पता चला कि शियर स्ट्रेस टर्बुलेंट फ्लो में हमेशा शियर स्ट्रेस लैमिनार से क्या होता है? ज्यादा होता है। बहुत सिंपल। और अगर यहीं से लिखें तो देखिए, विस्कस शियर स्ट्रेस को हम लोग लिखते थे du बाई dy, एवरेज के लिए बार बना दिया है, ठीक है। और अगर टर्बुलेंसी को निकालना है तो देखिए, इसके निकालने के लिए कहा गया था कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, du डैश बाई dy। अब देखिए, जिस वक्त ये इक्वेशन दिया गया, ये जो हाइपोथेसिस है ये किसने दिया है? ये बॉजीनेस्क एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा होगा। लेकिन बॉजीनेस्क ने जब बताया तो उनके पास ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल डिवाइस उस वक्त तक मौजूद नहीं था कि वो इसको मेजर करना सिखा पाए। तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस तो दे दिया कि देखिए शियर स्ट्रेस टर्बुलेंट फ्लो के लिए इन दोनों का समेशन होगा, लेकिन एट दैट टाइम ये कैसे फाइंड किया जाए, ये फाइंड करने के लिए कुछ भी एक्सपेरिमेंटल डिवाइस अवेलेबल नहीं था। तो उस वक्त तो उन्होंने ये देके छोड़ दिया। इसके बाद आए कौन? रेनॉल्ड्स साहब। और रेनॉल्ड्स साहब ने कहा कि बेसिकली जो आपने इसको ये लिखा है, इसको आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, टर्बुलेंसी के कारण जो शियर स्ट्रेस आ रहा है, इसको आप ऐसे फाइंड करेंगे, u रो u डैश v डैश। Here u dash and v dash are the fluctuating component of velocity in x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। तो रेनॉल्ड्स साहब आए और रेनॉल्ड्स साहब ने अपनी एक थ्योरी दी और उसमें कहा कि ये जो टर्बुलेंसी, इसको आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ठीक है, कोई बात नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डिवाइस नहीं है, आप इसको ऐसे फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये रहे रेनॉल्ड्स साहब। अब रेनॉल्ड्स साहब के बाद जो है वो आ गए आपको कौन? सबसे जो बेस्ट थ्योरी दी है वो दी है प्रैंडल साहब ने, प्रैंडल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी। तो इसके बाद आए प्रैंडल साहब। ठीक है, और इन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम था प्रैंडल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू प्रैंडल, अब देखिए इनकी मिक्सिंग लेंथ थ्योरी क्या थी। तो प्रैंडल साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि देखो मिक्सिंग लेंथ क्या है ये समझो। तो प्रैंडल साहब ने कहा कि जैसे ये एक लेयर है, ये एक दूसरा लेयर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल मौजूद हैं, ठीक है, और इधर भी बहुत सारे पार्टिकल मौजूद हैं। और हम लोग जानते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो में ये पार्टिकल्स आपस में क्या कर रहे हैं? बल्क मिक्सिंग कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर आना जाना कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। तो देखो, अगर ये पार्टिकल नीचे वाले लेयर से उछल के ऊपर वाले लेयर पे जाता है तो जाने के कुछ देर बाद वो पार्टिकल वही वेलोसिटी अचीव कर लेगा जो u1 की होगी। सपोज दैट ये u2 वेलोसिटी है, ये u1 वेलोसिटी। अब u2 वेलोसिटी पर कोई पार्टिकल है, ये उछल करके u1 पर चला जाए, तो जब u1 पर जाएगा तो u2 भी किस वेलोसिटी को अचीव करेगा? u1 को। लेकिन क्या तुरंत कर लेगा? अरे कुछ देर ट्रैवल करने के बाद इसका पार्टिकल जो उछल के ऊपर गया था वो थोड़ा आगे जाने के बाद उसी वेलोसिटी को अचीव कर लेगा जिस वेलोसिटी से ये लेयर जा रहा था। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो। सपोज दैट आप जो है, सिंपल सी चीज है, आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेन चल रही थी, आपकी वेलोसिटी क्या है? जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो आपकी वेलोसिटी है। बगल में प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी जो है वो दूसरी लेयर है, और आप है पार्टिकल। आप ट्रेन वाले लेयर के पार्टिकल से उछल के प्लेटफॉर्म पे चले गए, क्या होगा? अरे कुछ देर तक लुघड़ोगे और लुघड़ने के बाद तुम उसी वेलोसिटी को अचीव कर लोगे जिस वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म था।
तो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया ना उस वेलोसिटी को अचीव करने के लिए, इसी को कहा जाता है मिक्सिंग लेंथ। तो प्रैंडल साहब ने बहुत अच्छी चीज बताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले समझो कि व्हाट इज मिक्सिंग लेंथ, और उन्होंने कहा कि मिक्सिंग लेंथ कुछ नहीं है, जो कंटिन्यूअसली पार्टिकल एक लेयर से दूसरे लेयर पर जंप कर रहा है और जंप करने के बाद कुछ देर तक ट्रैवल करने के बाद उसी वेलोसिटी को अचीव कर लेता है जिस वेलोसिटी से वो लेयर मूव कर रहा था। तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस कहलाता है? दिस इज कॉल्ड मिक्सिंग लेंथ। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्लूइड पार्टिकल्स इन जंपिंग फ्रॉम one layer to adjacent layer till it reaches the velocity of that adjacent layer। सिंपल, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं वो तब तक वो डिस्टेंस, जब तक कि वो ठीक अपने एडजेसेंट वाले की वेलोसिटी को क्या करना कर ले, अचीव कर ले, वो लेंथ क्या कहलाती है? वो लेंथ कहलाती है मिक्सिंग लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय L, ठीक है। और उन्होंने ही कहा u डैश v डैश अप्रोक्सीमेटली जो है ये सब किसके बराबर होता है? तो ये L du बाई dy के क्या होता है? बराबर होता है। ये प्रैंडल साहब ने बताया और उन्होंने यहीं के बाद वॉन कारमन साहब आए, ठीक है। और वॉन कारमन साहब ने अपने हाइपोथेसिस में बोला कि ये जो मिक्सिंग लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? y के। डेट इज की बाउंड्री से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे L का डिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहीं से समझ जाओ, अगर बोला जाए नियर दी वॉल मिक्सिंग लेंथ क्या होगा या वॉल पर मिक्सिंग लेंथ क्या होगा, तो आप कहोगे 0 होगा, ठीक है। दैट इज की यहीं से अब उन्होंने जब कांस्टेंट हटाया तो कारमन साहब ने एक कांस्टेंट डाला, इसका नाम है कारमन कोएफिशिएंट, ठीक है। कारमन कोएफिशिएंट, जिसको आप कप्पा कह सकते हैं, सिंबॉलिकली ये कप्पा है, के नहीं है, ठीक है। तो यहीं से सिंपल सी चीज है, एल की जगह पे हम लोग रख सकते हैं इसको। दैट इज की हम लोग लिख सकते हैं u डैश v डैश इज अप्रोक्सीमेटली कप्पा इंटू वाई इंटू डी यू बाई डी वाई, ये मिला। और इसी थ्योरी ये निकाला उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा कि रेनॉल्ड्स साहब ने तो बता ही दिया था कि ये टर्बुलेंसी के कारण जो शियर स्ट्रेस है वो कितना है, रो यू डैश वी डैश। तो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स थ्योरी हम लोग रेनॉल्ड्स थ्योरी यूज कर सकते हैं, और रेनॉल्ड्स थ्योरी से हम कह सकते थे कि टर्बुलेंट फ्लो इज इक्वल टू रो यू डैश वी डैश। अब देखो रो को रो रहने दिया, यू डैश वी डैश दोनों ही सेम माना है, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू रखते हैं तो k इंटू वाई डी यू बाई डी वाई, और इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, du निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल, देखो अगर यहां से हम लोग du निकालते हैं तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, देखिए du बाई डी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे लिख जाओ du बाई डी वाई इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर टाउ बाई रो 1 अपॉन के वाई, ठीक है। देखिए हमने यहां से स्क्वायर हटा दिया, टाउ बाई रो को नीचे भेज करके, तो ये हो गया रूट में, तो 1 बाई के वाई हो गया। सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग कहेंगे नियर दी वॉल पर, मान लो नियर दी वॉल अगर हम बात कर रहे हैं, तो नियर दी वॉल बात करने का मतलब क्या है, y इज अप्रोक्सीमेटली 0, पाइप के बाउंड्री पर चले आए, और ऐसा होगा तो जो शियर स्ट्रेस होगा वो वॉल शियर स्ट्रेस बन जाएगा, यानी कि वॉल शियर स्ट्रेस का मतलब टाउन आउट हो जाएगा। और जब यह टाउन आउट हो जाएगा तो देखिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था shear velocity, कॉन्सेप्ट ऑफ shear velocity। और एट दैट टाइम मैंने बताया था कि देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ shear velocity इज वैलिड फॉर बोथ टाइप ऑफ फ्लो, आइदर लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में भी
पाइप बाउंड्री के नियर बाई कैसा लेयर बनता है, लैमिनार सब लेयर बनता है, जो जिसका बिहेवियर बिल्कुल लैमिनार की तरह होता है। तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, du by dy is equal to 1 by ky tau naught by rho and root under, and we know that shear velocity is equal to root under tau naught by rho। तो हम इसको shear velocity से कन्वर्ट कर सकते हैं, that is कि du by dy is equal to v star upon ky। तो हम लोग यहाँ से du अगर निकालें तो v star upon k dy by y, और अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो u बराबर क्या होगा, v star by k log y प्लस c। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहां से हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि देखिए यहीं से पता चला कि u यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ लॉग y। मतलब क्या है कि अगर हम टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे तो वो प्रोफाइल कैसा होगा, लॉगरिथमिक प्रोफाइल होगा। तो यहीं से आप कह सकते हो कि वेलोसिटी प्रोफाइल इन turbulent flow is logarithmic profile। सिंपल, ठीक है। तो यहीं से आप कह सकते हो कि लॉगरिथमिक प्रोफाइल होगा, बहुत सिंपल है, और इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो यहां से आपको क्या पता चला कि मिक्सिंग लेंथ क्या होता है, और मिक्सिंग लेंथ जब पता चल गया तो हमेशा याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है मिक्सिंग लेंथ क्या है। तो देखिए आपको कहेगा कि एडजेसेंट लेयर की वेलोसिटी में जो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है, उस कोलिजन के बाद अगर उसी वेलोसिटी को अचीव करना है तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, मिक्सिंग लेंथ। ठीक है, और नियर द वॉल यानी कि वॉल पर अगर एग्जैक्टली बात करें हम लोग तो मिक्सिंग लेंथ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, ये इसलिए निकाल के दिखाया आपको, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इसलिए निकाल के दिखाया ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोफाइल पाइप में अगर हम लोग टर्बुलेंट फ्लो लेते हैं तो इस टर्बुलेंट फ्लो के लिए पाइप में जो प्रोफाइल बनता है वो कैसा बनता है, वेलोसिटी का, वो बनता है लॉगरिथमिक प्रोफाइल। लॉगरिथमिक प्रोफाइल का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक प्रोफाइल का मतलब है ये। ठीक है, तो लॉगरिथमिक प्रोफाइल का मतलब हो गया कि आपको मोस्ट ऑफ दी पार्टिकल जो है उनकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली लगभग एक ही जैसी दिखेगी। ठीक है, लगभग एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन हाँ अभी भी जो मैक्सिमम वेलोसिटी दिखेगी वो कहाँ होगी, वो सेंटर पर ही होगी। ठीक है, तो ये कैसा प्रोफाइल है, लॉगरिथमिक प्रोफाइल है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ये यूनिफॉर्म है, फुल है, दैट इज कि यहां से यहां तक जो लेयर्स हैं होंगे इनकी वेलोसिटी लगभग सेम होगी, फुल है। इसीलिए आपको इसको कह सकते हो कि ज्यादातर पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी होती है, केवल ये बाउंड्री के नियर बाई जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी वेलोसिटी में काफी ज्यादा क्या आता है, फ्लक्चुएशन आता है। वही अगर हम लोग शेयर स्ट्रेस की बात करें तो प्रांडल के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग शेयर स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो सिंपल प्रांडल के अकॉर्डिंगली शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू रो इनटू, ये तो हम लोग लिख ही चुके हैं, रो इंटू के वाई, वो वाला तो हम लोग लिख ही चुके हैं, उसको लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो प्रांडल के अकॉर्डिंगली हम लोग शेयर स्ट्रेस लिख सकते हैं रो इंटू के वाई इंटू डी यू बाई डी वाई और उसके ऊपर होल पावर 2। ठीक है, या फिर प्रांडल शेयर स्ट्रेस को ऐसे भी लिखते हैं, प्रांडल शेयर स्ट्रेस। तो प्रांडल शेयर स्ट्रेस को एक तो वैसे निकाल सकते थे और दूसरा तरीका है प्रांडल शेयर स्ट्रेस को लिखने का, वो है आपको रो इनटू एल स्क्वायर इनटू एवरेज वेलोसिटी बाय डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए सिंपल सा फंडा है कि प्रोफाइल कैसा बनेगा, और अगर शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं तो शेयर स्ट्रेस का प्रोफाइल भी कैसा होता है, वो भी आपको लीनियर ही होता है, y के साथ
शियर स्ट्रेस का अगर प्रोफाइल पूछा जाए टर्बुलेंट फ्लो के लिए तो ये भी आपको कैसा मिलेगा, लीनियर ही मिलेगा। वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा, तो लॉगरिथमिक होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें जो बताई गई हैं ये बताई गई हैं आपको प्रैंडल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी से। और देखिए टर्बुलेंट फ्लो के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें मोस्ट ऑफ द रिजल्ट जो है वो आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका डेरिवेशन करा पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं कुछ रिजल्ट हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, वो आप याद रखिएगा। और उसमें भी बता दे रहे हैं अलग अलग बुक देखोगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखेगा। चक्कर ये है कि वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हर का अलग अलग आता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन बिल्कुल होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्बुलेंट फ्लो बताइए इन टर्म्स ऑफ किसके, मैक्सिमम वेलोसिटी के, ठीक है, एंड एवरेज वेलोसिटी के, तो आप कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे v max by v इज इक्वल टू 1.43 रूट अंडर f प्लस 1, ठीक है। लेकिन आपको बता दें ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये हमने डिराइव किया। अब एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट इसके रिजल्ट में वेरिएशन आने लगा, तो दोनों रिजल्ट एक दूसरे पर फिट हो जाए इसके लिए ये कोएफिशिएंट में थोड़ी सी चेंजिंग की गई और v max by v is equal to 1.33 रूट अंडर f प्लस 1 लिखा गया। तो देखो हम लोग यूज किसका करेंगे, हम लोग यूज करेंगे इसका। लेकिन कई सारी बुक्स में ये भी मिल सकता है, अगर आप सेंजल देखोगे, फॉक्स देखोगे तो उसमें ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको बता दें आपके एग्जाम में ये यूज करना है, इसी से काम चलेगा, ठीक है। v max मैक्सिमम वेलोसिटी, v इज द एवरेज वेलोसिटी, f इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आपको फ्रिक्शन फैक्टर है, सॉरी f जो है फ्रिक्शन फैक्टर है। और एक चीज और याद रखिएगा v max माइनस एवरेज वेलोसिटी बाय शियर वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, 3.75 होता है। और v max माइनस u डैश जो है इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी डिफेक्ट। v max माइनस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉल्ड वेलोसिटी डिफेक्ट। तो कुछ रिजल्ट हैं इनको आप याद रखेंगे वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं टर्बुलेंट फ्लो में पाइप बाउंड्री पर बात करने। क्यों, क्योंकि देखो लैमिनार फ्लो में पाइप कैसा है, पाइप की बाउंड्री कैसा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग टर्बुलेंट फ्लो लेते हैं तो टर्बुलेंट फ्लो में पाइप की बाउंड्री का, पाइप के सरफेस फिनिश का काफी इफेक्ट आता है। तो यहां पर हम लोग दो तरीके की पाइप बाउंड्री को स्टडी करेंगे, एक हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप बाउंड्री, ठीक है, और एक रफ पाइप बाउंड्री, रफ पाइप बाउंड्री को। तो देखिए इसको फाइंड आउट करने का दो मेथड है, एक है निकोराटसे साहब ने दिया था, दूसरा मेथड है रफनेस रेनॉल्ड्स नंबर पर। तो देखो एक्सपेरिमेंट किया गया और क्या बोला गया कि देखिए अगर हम लोग टर्बुलेंट फ्लो के रीजन में हैं तो हम लोगों को पता है कि बाउंड्री के नजदीक एक लेयर बनता है और इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज लैमिनार सब लेयर, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो में बाउंड्री के नियर एकदम यूनिफॉर्म प्रोफाइल क्या बनता है, तो वो लैमिनार सब लेयर होता है। और इसकी थिकनेस को हम लोग किससे डिनोट करते थे, वो होता था आपका डेल्टा डैश, दैट इज की थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर, थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर, जिसको हम लोग डेल्टा डैश से डिनोट करते थे। और इसी को निकालने के लिए जो इसका वैल्यू बताया है, ये बताया है आपको सिंपली निकोराटसे साहब ने। और निकोराटसे साहब ने कहा कि इसकी वैल्यू होती है 11.6 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय शियर वेलोसिटी। ये निकोराटसे साहब ने कहा कि इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम चाहें तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे एक रिलेशन मिलेगा, बहुत आसानी से काम हो जाएगा आपका। मान लो रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें तो हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर को क्या लिख सकते हैं,
एक तो लिख सकते हैं रो वी डी अपॉन म्यू, दूसरा लिख सकते हैं वी डी अपॉन न्यू। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग यहां से न्यू की वैल्यू निकाल लें, तो क्या हो जाएगा वी डी अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर लिख सकते हैं। दूसरी चीज हम लोग जानते हैं शेयर वेलोसिटी, शेयर वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं v इंटू रूट अंडर एफ बाई 8 लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्यों ना हम लोग v स्टार की जगह पर ये पुट कर दें और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जगह पर ये पुट कर दें। तो देखो 11.6 काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जगह पर अगर पुट करेंगे तो v d अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, और अगर हम लोग v स्टार की जगह पर इसको पुट कर दें तो v इंटू रूट अंडर एफ बाई 8, v एंड v इज कैंसिल आउट। आपको कितनी वैल्यू मिली, तो आपको पता चला कि ये जो लैमिनार सब लेयर की थिकनेस है इसको हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं 11.6 d अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर इनटू रूट अंडर एफ बाई 8। ये मैंने क्यों निकाला, इससे देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहली चीज, लैमिनार सब लेयर का d के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या पता चला कि लीनियर होगा। ठीक है, दूसरी चीज लैमिनार सब लेयर का रेनॉल्ड्स नंबर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जितना ज्यादा टर्बुलेंट फ्लो बढ़ाते जाओगे, टर्बुलेंसी बढ़ाते जाओगे, लैमिनार सब लेयर की थिकनेस घटती चली जाएगी। फ्रिक्शन फैक्टर के साथ भी इसका कैसा रिलेशन है, तो 1 बाई रूट अंडर एफ का। अब चाहो तो तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो, रूट अंडर 8 को ऊपर भेज दो। अगर रूट अंडर 8 को ऊपर भेजते हो तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्व करोगे तो आएगा 32.81 डी डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स नंबर इनटू रूट अंडर एफ। तो देखो ये जो मैंने रिलेशन बताया है ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो निकोराट्से ने कहा कि थिकनेस ऑफ सब लेयर जो आता है ये इतना होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया निकोराट्से साहब ने, इन्होंने कहा कि ठीक है, हमने अगर देखा ये मेरा लैमिनार सब लेयर दिख रहा था और पाइप जो है उसकी बाउंड्री या तो स्मूथ रहेगी या रफ रहेगी। तो कब कहेंगे स्मूथ है, कब कहेंगे रफ है। तो जब उन्होंने माइक्रो लेवल पर देखा तो उन्होंने देखा सपोज दैट पाइप जो है, इस पाइप की बाउंड्री जो है, इस पाइप के बाउंड्री का एवरेज हाइट, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, के इज द एवरेज हाइट ऑफ रफनेस। ठीक है, तो निकोराट्से साहब ने कहा कि अगर एक्सपेरिमेंट से अगर के इज ग्रेटर देन डेल्टा डैश तो समझ जाओ कि पाइप बाउंड्री इज रफ, और अगर लैमिनार सब लेयर ये है जिसमें दिस इज द डेल्टा डैश, ठीक है, और एवरेज रफनेस इज दिस वन, यानी पाइप जो है उसकी रफनेस को देखा तो एवरेज रफनेस आ रहा है के, और ये के का वैल्यू सब लेयर के अंदर अंदर है, दैट इज स्मॉलर देन डेल्टा डैश है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब कि पाइप बाउंड्री कैसी होगी, स्मूथ होगी। लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंटल है, आपके पास लैब होगा तभी देख पाओगे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ वैल्यूज निकाला और कहा ऐसे ऐसे सॉल्व करना, इनकी वैल्यू अगर इससे कम है तो पाइप बाउंड्री स्मूथ होगी, ज्यादा है तो रफ होगी, और बीच में होगी तो ट्रांजिशनल होगी। तो वो कैसे निकला, तो देखो, तो यहीं से पता चलता है आपको, आपके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो निकोराट्से साहब ने ही ये चीज बताया, तो रिजल्ट समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट का। अब देखो उन्होंने क्या किया, इसके लिए कुछ वैल्यूज ले लिया। तो निकोराट्से साहब ने कहा सिंपल फंडा यूज किया। ठीक है, निकोराट्से साहब ने कहा पहला पॉइंट, इफ के बाई डेल्टा डैश, और हम लोग जानते हैं डेल्टा डैश कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाए, 0.25 तक आ रहा है, तो पाइप बाउंड्री जो होगी वो कैसी मानी जाएगी, कैसी कंसीडर की जाएगी, स्मूथ कंसीडर की जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर k बाई डेल्टा डैश की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो पाइप बाउंड्री को कैसा कंसीडर करना है, रफ कंसीडर करना है। और अगर k बाई डेल्टा डैश की वैल्यू जो है, k बाई डेल्टा डैश की वैल्यू वो 0.25 से ज्यादा हो,
लेकिन 6 से क्या हो, कम हो, डेट इज इन दोनों के बीच में है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि पाइप बाउंड्री इज ट्रांजिशनल पाइप बाउंड्री। तो निकोराइटसे साहब के हिसाब से ये 3 रूल है और ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। कब कहा जाएगा कि पाइप बाउंड्री रफ है या स्मूथ है, वो ऐसे, और कई बार ऑब्जेक्टिव में वो थ्योरेटिकली लिख भी जाता है, जो हमने एक्सपेरिमेंट दिखाया उसमें कहेगा अगर लैमिनार सबलेयर की थिकनेस जो है वो ज्यादा है एवरेज रफनेस से, तो पाइप बाउंड्री कैसी होगी, तो आप कह दोगे कि रफ होगी, ठीक है, तो वो आपको पता है। लेकिन अगर वैल्यू पूछा जाए तो आप ऐसे निकालोगे। तो एक रूल तो आपको पता चल गया। दूसरा रूल किसने दिया है, वो दिया है रेनॉल्ड्स साहब ने। रेनॉल्ड्स साहब ने कहा कि ये सब छोड़ो, हम तुमको एक नया तरीका बताते हैं, एक रफनेस रेनॉल्ड्स नंबर निकाल करके, कि आपको सिंपली रफनेस रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है और इसकी वैल्यू अगर सर्टेन वैल्यू से कम है तो रफ है, सर्टेन वैल्यू से ज्यादा है तो स्मूथ है। इस तरीके से उन्होंने अपना फंडा बता दिया। तो सिंपल सी चीज है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज रफनेस रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, देखो रेनॉल्ड्स नंबर होता है हम लोगों को VD/ν, ठीक है, लेकिन यहां पर जो V लेना पड़ेगा हम लोगों को, ये वो V लेंगे जो नियर दी वॉल होगी, और नियर दी वॉल कौन सी वेलोसिटी होती है, शेयर वेलोसिटी। D इज द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, और रफनेस के लिए कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या होता है, एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस, ठीक है, और सिंपली इसके नीचे हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो उन्होंने 3 रूल दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर V स्टार इंटू K/ν, K क्या है, एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस, अगर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है तो कैसी पाइप बाउंड्री होगी, स्मूथ पाइप बाउंड्री होगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर V स्टार इंटू K बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 70, तो ये आपकी बाउंड्री कैसी होगी, बाउंड्री होगी आपकी रफ। और अगर तीसरा फंडा कि V स्टार इंटू K बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू 3 से ज्यादा हो, 70 से कम हो, तो पाइप बाउंड्री कैसी होगी, पाइप बाउंड्री होगी ट्रांजिशनल पाइप बाउंड्री। तो 2 रूल है, एक निकोराइटसे साहब का, दूसरा है आपको सिंपली रेनॉल्ड्स साहब के बेसिस पर। आपकी मर्जी होगी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दे, डेटा देखना, उस डेटा के अकॉर्डिंगली समझ में आ जाएगा विच रूल इज एप्लीकेबल। वैसे दोनों से ही बना सकते हो, दोनों सही है, दोनों में से किसी से निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि पाइप बाउंड्री कब आप रफ लेंगे, कब पाइप बाउंड्री आप स्मूथ लेंगे। अब यहीं से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, हम लोग ये देखेंगे कि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो क्या होता है, ठीक है, और एंट्रेंस लेंथ क्या होता है। तो देखो, अगर कोई बात करे कि व्हाट इज फुल्ली डेवलप्ड फ्लो, तो देखो अगर एक पाइप है और इस पाइप में अगर कोई फ्लो एंटर करेगा फ्लूइड का, तो देखो फ्लो कुछ ऐसे एंटर करेगा, ठीक है, बाउंड्री है, और ये फ्लूइड जैसे ही एंटर करेगा, यहां पर कैसा भी फ्लो हो, जैसे ही एंटर करेगा पाइप की बाउंड्री उस फ्लो की वेलोसिटी को क्या करेगी, चेंज करना शुरू करेगी, और कुछ दूर तक फ्लो होने के बाद उसके अंदर जो फ्लो है वो हो सकता है कि आपको कैसा बने, जैसा भी बनना है वो वैसा बनेगा। डेट इज कि देखो, अब फ्लो एंटर किया, फ्लो एंटर करने के बाद उसमें डिस्टरबेंस होने के बाद उसकी वेलोसिटी की प्रोफाइल कंटिन्यूअसली क्या करेगी, चेंज करेगी, ठीक है। और जब वेलोसिटी प्रोफाइल कंटिन्यूअसली चेंज करेगी तो एक टाइम के बाद जो भी चेंजिंग होना होगा, यानी कुछ दूरी तक वो ट्रैवल करने के बाद जितने चेंजेस होंगे, और उसके बाद वो अपना एक एक्चुअल प्रोफाइल बना लेगा, यानी अब फ्लो इसी तरीके से होगा। तो देखो, आपको बता दिया जाए कि बेसिकली सपोज दैट ये पाइप में एंटर किया, कंटिन्यूअसली प्रोफाइल यहां से लेकर के यहां तक क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है,
और जब तक प्रोफाइल चेंज कर रहा है और एक दूरी के बाद उसने अपना एक्चुअल प्रोफाइल अक्वायर कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि अब इसमें फुल्ली डेवलप फ्लो हो गया है। दैट इज फुल्ली डेवलप फ्लो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी प्रोफाइल इज नॉट चेंजिंग, और जब तक इसमें फुल्ली डेवलप फ्लो नहीं आएगा तब तक उसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी, चेंज करती रहेगी। तो देखिए इसी को हम लोग कहते हैं एंट्रेंस लेंथ। तो देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, शुरुआत में आपको बता दें जब तक एंट्रेंस लेंथ पे हो, यानी कि u जो होगा वो फंक्शन ऑफ किसका होगा, एंट्रेंस लेंथ का होगा। एंट्रेंस लेंथ को हम लोग LE से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब तक आप एंट्रेंस लेंथ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको u जो है वो कंटिन्यूअसली, यानी वेलोसिटी का प्रोफाइल जो है कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप फुल्ली डेवलप फ्लो अचीव कर लेंगे तो लीडिंग एज से यहां तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंट्रेंस लेंथ कहेंगे, ठीक है। और आपको जो बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस हो सकती है पाइप फ्लो में या फुल्ली डेवलप्ड फ्लो में, वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, तो हमेशा याद रखिएगा वो ज्यादा से ज्यादा कितने के बराबर हो सकती है, रेडियस ऑफ द पाइप के बराबर हो सकती है। तो अगर हम कह रहे हैं कि मेरे पाइप के अंदर फ्लो स्टार्ट हो रहा है और अभी हम लोग एंट्रेंस लेंथ तक नहीं पहुंचे हैं, तो उसके अंदर वेलोसिटी प्रोफाइल कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी प्रोफाइल अचीव हो जाएगा उसके अंदर अब उसकी जो वेलोसिटी है वो x के साथ चेंज नहीं करेगी। जब तक एंट्रेंस लेंथ को अचीव नहीं किया है तब तक आप कह सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिखो, अप टू एंट्रेंस लेंथ। अगर एंट्रेंस लेंथ तक की बात कर रहे हैं तो u इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर ये मेरा डायरेक्शन x है तो। लेकिन आफ्टर एंट्रेंस लेंथ, या ये कहो अचीविंग फुल्ली डेवलप्ड फ्लो, अगर हमने फुल्ली डेवलप फ्लो अचीव कर लिया तो अब जो वेलोसिटी होगा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो देखिए एंट्रेंस लेंथ क्या है, आप ये कह सकते हैं लीडिंग एज से वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस को तक ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी प्रोफाइल का चेंज होना बंद हो जाता है, दैट इज कि वो अपना एक्चुअल प्रोफाइल फ्लो क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रेंस लेंथ कहते हैं। एंड फॉर टर्बुलेंट फ्लो एंट्रेंस लेंथ बाई d इज इक्वल टू 50, ठीक है। एंड फॉर लैमिनार फ्लो दैट इज, यहीं से आप कह सकते हो कि सर एंट्रेंस लेंथ जो है वो 50 टाइम्स ऑफ द डाया होगा, ठीक है। और अगर हम लोग लैमिनार फ्लो की बात करें तो लैमिनार फ्लो में एंट्रेंस लेंथ बाई d इज इक्वल टू 0.07 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो पाइप फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर लैमिनार के लिए कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2000। तो अगर यहाँ 2000 भी पुट करोगे तो कितना आएगा 140 d इज इक्वल टू LE। तो क्या पता चला, यहीं से देखो, यहीं से पता चला कि एंट्रेंस लेंथ फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज लेस देन दैट ऑफ एंट्रेंस लेंथ इन लैमिनार फ्लो। और ये अक्सर पूछा जाता है कि एंट्रेंस लेंथ किस फ्लो के लिए ज्यादा होता है, लैमिनार के लिए कि टर्बुलेंट के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा लैमिनार फ्लो में एंट्रेंस लेंथ ज्यादा होता है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए एंट्रेंस लेंथ कम होता है। और इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है तो ऐसे समझो, लैमिनार फ्लो है, लैमिनार फ्लो में आपको क्या है, शियर कम है, धीरे धीरे वो अपने एक्चुअल प्रोफाइल को अचीव करेगा। टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, शियर बहुत ड्रास्टिक है, बहुत ज्यादा है, तो बहुत जल्दी जो वेलोसिटी है वो अपने एक्चुअल प्रोफाइल को क्या कर लेगी, अचीव कर लेगी, सिंपल। तो इसीलिए एंट्रेंस लेंथ लैमिनार के लिए क्या होता है, ज्यादा होता है, एंड टर्बुलेंट फ्लो के लिए कम होता है, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल सा फंडा है। अब इसमें एक चीज और बची है, वो क्या कि फ्रिक्शन फैक्टर का
वेरिएशन कैसे कैसे होता है लैमिनार फ्लो के लिए एंड टर्बुलेंट फ्लो के लिए थ्रू पाइप्स में, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि फुल्ली डेवलप फ्लो है, इसका मतलब उसके अंदर जो फ्लो है वो अपने एक्चुअल प्रोफाइल को अचीव कर चुका है, दैट इज कि अब उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल कंटिन्यूअसली चेंज नहीं करेगी। अगर उसने लैमिनार को अचीव कर लिया है तो लैमिनार रहेगा, टर्बुलेंट को अचीव कर लिया है तो टर्बुलेंट रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंपली किसकी, कि फ्रिक्शन फैक्टर का। ये तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप, हम लोग जानते हैं लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स के बारे में, जिसका मतलब रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, और इस केस के लिए फ्रिक्शन फैक्टर कितना आता था 64/RE, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या है, फॉर ट्रांजिशनल फ्लो, और याद रखिएगा देयर इज नो इक्वेशन इज डेराइव्ड, इस तरीके के फ्लो के लिए कोई भी इक्वेशन डेराइव नहीं है और उसको हम लोग टर्बुलेंट मान के ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, अब आ जाओ किसमें, टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए दो केस आ जाता है, पाइप बाउंड्री इज स्मूथ, पहला केस आ जाता है कि अगर पाइप बाउंड्री स्मूथ है तब क्या लेंगे, एंड दूसरा केस आ जाता है पाइप बाउंड्री इज रफ, अगर रफ पाइप बाउंड्री है तब क्या लेंगे। तो अगर स्मूथ पाइप बाउंड्री है तो स्मूथ पाइप बाउंड्री के लिए सबसे पहला इक्वेशन जो है वो ब्लासियस इक्वेशन है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू ब्लासियस, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 10,000 से ज़्यादा हो और 10⁵ से कम हो तभी इसको यूज़ करते हैं। और वो हम लोग कितना लिखते थे, वो हम लोग लिखते थे, आपको पहले ही निकाल चुके हैं, F बराबर 0.316 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स नंबर पावर 1/4, ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्मूथ, ये तो कंडीशन हो गया स्मूथ के लिए पहला कंडीशन है, स्मूथ पाइप के लिए दूसरा कंडीशन है जब फॉर हायर वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, अगर रेनॉल्ड्स नंबर हायर वैल्यूज है तब किसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग स्मूथ पाइप के लिए हायर वैल्यू के लिए हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो इक्वेशन है 1/√अंडर F इज इक्वल टू 2 log 10 R इंटू रेनॉल्ड्स नंबर इंटू F माइनस 0.8, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग तब यूज करेंगे जब हायर वैल्यू ऑफ क्या रहेगा, रेनॉल्ड्स नंबर रहेगा। और अगर हम लोग रफ पाइप की बात करें तो रफ पाइप के लिए एक ही इक्वेशन है, ये इक्वेशन है निकोराटसे इक्वेशन, ठीक है। और निकोराटसे के हिसाब से जो फ्रिक्शन फैक्टर का जो चेंज होगा वो 1/√अंडर F इज इक्वल टू 2 log 10 R/K प्लस 1.74 तो देखिए अक्सर ये एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो रफ पाइप के लिए केवल एक ही इक्वेशन है, लेकिन स्मूथ पाइप के लिए ये दोनों इक्वेशन हैं। अगर आपको रेनॉल्ड्स नंबर का रेंज इसके बीच में है तो ब्लासियस इक्वेशन यूज कीजिएगा, अदरवाइज आप ये इक्वेशन यूज कीजिएगा, ठीक है। इस पे डायरेक्टली आपको सिविल इंजीनियरिंग वालों को देखिएगा कई बार क्वेश्चन आया डायरेक्टली इसी फार्मूले पे, ठीक है। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, F का वेरिएशन किसी तरीके की पाइप के लिए भी। लेकिन वही कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कॉमर्शियल पाइप अगर है तो उसके लिए आप वैल्यू बताइए, उसके लिए इक्वेशन बताइए। तो कॉमर्शियल पाइप के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलब्रुक, एंड कूलब्रुक ने एक इक्वेशन दिया था। तो अब जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं वो केवल और केवल आप कहाँ इस्तेमाल कीजिएगा, वो सिर्फ आप इस्तेमाल कीजिएगा कॉमर्शियल पाइप के लिए। अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि फॉर कॉमर्शियल पाइप, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप
आपको बता देते हैं फॉर कॉमर्शियल पाइप, ठीक है। फॉर कॉमर्शियल पाइप के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करना है, तो कोलब्रुक इक्वेशन और ये है आपका 1/√f इज इक्वल टू 2 log 10 k/d अपॉन 3.7 प्लस 2.51 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर इंटू √f, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलब्रुक इक्वेशन कहते हैं। यहां पर देखिए ये जो K है ये क्या है, एक्चुअली क्या किया जाता है, कॉमर्शियल पाइप के रफनेस को ग्रेन साइज, सैंड ग्रेन, रफ सैंड का साइज लिया जाता है, सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल उनका साइज को लिया जाता है, उसके कंपैरिजन में करते हैं। तो ये जो K है, ये K क्या है, K इज द साइज ऑफ सैंड है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको क्या है, डी इज द डाया ऑफ द पाइप है, रेनॉल्ड्स नंबर है, ये सब आपको पता है। तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन क्या कहलाता है, ये इक्वेशन है आपका कोलब्रुक इक्वेशन। और इसी इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं मूडीज डायग्राम। इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कहलाता है मूडीज डायग्राम या मूडीज ग्राफ, ठीक है। तो मूडीज डायग्राम या मूडीज ग्राफ जो है वो बेसिकली कुछ नहीं है, रेनॉल्ड्स नंबर अपॉन k/d का फंक्शन है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, यही है आपका। तो बेसिकली देखिए ये जो इक्वेशन लिखा है ये अक्सर जनरली डायरेक्टली ईएस के पेपर में आपको दिख जाएगा, प्री में कह देगा कि कॉमर्शियल पाइप के लिए आप इक्वेशन बताइए, कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, या कोलब्रुक इक्वेशन क्या होता है बताइए, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो मूडीज डायग्राम कहलाता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो है आपका मूडी डायग्राम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो था यहाँ तक आपका क्या था, वो एलिमेंट्री टर्बुलेंट फ्लो है। आपको टर्बुलेंट फ्लो में इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। देखो टर्बुलेंट फ्लो के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि ये एक्सपेरिमेंटल बहुत ज़्यादा है। आपको देखो लैमिनार में क्या है कि फ्लो अगर लैमिनार है तो लैमिनार का मतलब सारे लेयर लैमिनार के फॉर्म में, लेकिन टर्बुलेंट में क्या है, टर्बुलेंसी बढ़ाओ घटाओ, रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ाते जाओगे टर्बुलेंसी बदलती जाएगी, है तो लेकिन टर्बुलेंट ही। तो टर्बुलेंट फ्लो में मोस्ट ऑफ द रिजल्ट जो है वो कैसे रिजल्ट होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं। तो उन रिजल्ट्स को यहाँ पर दिखा पाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं। तो आप लेकिन इतना करना, टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो मैंने आपको यहाँ तक बताया बस इतना याद रखो, आपका टर्बुलेंट फ्लो का काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि हम लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे लास्ट लेक्चर है। सो एंजॉय कीजिए लेक्चर को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय।